नमस्कार मित्रों। आज मध्य प्रदेश में बजट पेश हो गया है और स्टूडेंट को फिर से क्या मिला है? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आयोग हम जैसे स्टूडेंट को क्या पकड़ा रहा है? लॉलीपॉप, जिसको आप धीरे धीरे चूसते रहिए और मजे लेते रहिए और ये सोचते रहिए कि हमें मिठाई कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। बच्चा इसी चीज में परेशान है कि वो करे क्या। वो एमपीपीएससी में प्री के क्वेश्चनों में आपत्ति दर्ज करे, कि मेंस की तैयारी करे, कि नया सिलेबस है उसके नोट्स बनाए, कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करे, कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम की डेट कब आएगी, कि 13% होल्ड का रिजल्ट कब देगा। कि बच्चा यही सोचता रहे कि मेरे को मेंस की कॉपी कब दिखाएंगे, पदों में वृद्धि कब होगी। तो बच्चा इतना कंफ्यूज हो चुका है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे। और समय निकलते जा रहा है, टाइम पे टाइम निकलते जा रहा है। इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, इस साल नहीं अगले साल। और पूरे कोचिंग वाले जितने भी है पूरे एमपी के, चाहे वो इंदौर के, चाहे भोपाल के हो, चाहे ग्वालियर के हो, जितने पूरी बड़ी संस्थाओं को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन चलते हैं, उन सब ने क्या बोल रहे हैं? बेटा इस साल नहीं अगले साल आपका हो जाएगा, और प्रयास करो। ऐसे कर करके वो 4 से 5 साल बर्बाद कर चुके बच्चों के। और बच्चे अभी भी यही उम्मीद में है कि हमारा एक दो दिन पीएससी क्लियर हो जाएगा, हम अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है ना। तो आज मैं वही सब चीजों के लिए आपके सामने पूरी हकीकत रखने सामने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 4-5 साल से पीएससी तैयारी कर रहा हूँ और मैंने देख लिया है कि यहाँ पर हर कुछ इतने आसानी से नहीं मिल पाता। जिसको भी मिला है उसके पास पहले से एक मेंटर था, उनके घर में या उनके आसपास कोई ऐसा बंदा था जिन्होंने उसे टाइम से पहले बता दिया कि बेटे आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना है, और वो वही चीज करे। ये पूरी प्रोसेस 4 से 5 साल की है। चाहे आप 12वीं में स्टार्ट करो, चाहे कॉलेज में स्टार्ट करो, या कॉलेज के बाद स्टार्ट करो, चाहे जॉब होने के बाद स्टार्ट करो, कम से कम पीएससी ऐसे एग्जाम में 4 से 5 आपके साल बर्बाद होके रहेंगे। और आज मैं ये इस मुद्दे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 से 1.5 महीने पहले ये बात उठा दिया था कि अपन को मेंस की कॉपी देखनी है, 13% होल्ड रिजल्ट को डिक्लेयर करवाना है, पदों में वृद्धि करवानी है, नेगेटिव मार्किंग करवानी है, और इंटरव्यू के जो 185 मार्क हुए हैं, अभी मुद्दा समझ में नहीं आएगा। ये चीज समझ में आएगी आपको 3 साल बाद, 2 से 3 साल बाद, कि 185 जो मार्क्स हो गए, अब जब वो लोग अपने साइड से नंबर देंगे 70, 80, 60 नंबर, तब आपको समझ में आएगा कि 185 मार्क्स इंटरव्यू से होने से घटा है। तो वो 100 मार्क्स का मेरे को करवाना है। नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट करवानी है, 13% होल्ड पे जो रिजल्ट है उसको भी करना है। ठीक है ना। जितनी मुद्दे मेन चीज है, अपनी मेन सी कॉपी का मुद्दा है, पदों में वृद्धि है, 13% रिजल्ट है। और एक मुद्दा और था मेरा, जो आप लोग सोच रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल भाई, जब तुम डीसी बन गए हो, डिप्टी कलेक्टर आपने पोस्ट ले ली है, तो ये 2-2 वाला 12 वाला सिस्टम क्या है? मैं तो ये भी चाहता हूँ कि ये मांग भी इसमें इंक्लूड हो कि जो डीसी बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, उनको इंटरव्यू ना देने दिया जाए। जब वो एक बार क्वालिफाई हो चुके हैं तो वो तो एक ही पोस्ट उठा सकते हैं ना, उसके कारण दूसरी पोस्ट बर्बाद हो रही। और अभी तक 19-20 वालों को नहीं पता कि वेटिंग किसकी क्लियर हुई, किसकी नहीं हुई है। और 4-5 साल तक बच्चा क्या करेगा कि वो भी देते रहेगा। अब उसकी 3-4 साल बाद क्लियर हो गई 19-20 की, और उसने यहाँ 22-23 का भी निकाल लिया, तो फिर से वही डीसी बन गया। मतलब कि एक ही बंदा 2 से 3 बार डीसी बन जा रहा है। हाँ, इससे घाटा किसको हो रहा है? हम जैसे लोगों को जो कंटिन्यू लगे हुए हैं, इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, मेंस लिखे जा रहे हैं, और कोई सिलेक्शन हो नहीं रहा है। तो मैं सब कोचिंग वालों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब एकत्रित होइए। आप टेस्ट सीरीज और अपनी कोचिंग को भरने का काम मत करिए, है ना। आपकी झोलियां भर गई जितनी भरनी थी। अब एमपी के बच्चे चूतिया नहीं बचे हैं। ठीक है ना, कि अभी इनको आप मूर्ख नहीं बना सकते हो, क्योंकि सब जितने भी है सब पुराने 4-5 साल उन्होंने सब जगह कोचिंग सब करके देख ली, टेस्ट सीरीज सब लगा ली, सब जगह पैसे भर दिए। ठीक है ना। अब बच्चे आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। और मैं पूरे स्टूडेंट से भी ये आग्रह और विनती करना चाहता हूँ कि आप कोई भी कोचिंग के बहकावे में मत आइए। आप 1 से 2 अटेम्प्ट दीजिए। अगर आपका नहीं होता है तो साथ में आप यूपीएससी की तैयारी करिए, या फिर मैथ्स रीजनिंग वनडे एग्जाम पे फोकस करिए। समझ रहे ना। 1-2 साल सफिशिएंट होता है। 1-2 साल आप रगड़ के पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ में आता है कि अगर मैं इंटरव्यू तक पहुंच पा रहा हूँ या मेरा मेंस थोड़े से बच रहा है, तो आप करिए। नहीं तो आप साथ में आधा 1 घंटा मैथ्स रीजनिंग को पढ़िए, और नहीं तो आप पूरे यूपीएससी की तैयारी करिए। और साथ में जो एमपी का सिलेबस है वो साथ में पढ़ते जाइए। आप पूरा 2 साल का ये शेड्यूल फॉलो करिए। 2 साल तक आप शेड्यूल फॉलो करेंगे तो 2 साल बाद आपके पास कोई ना कोई जॉब रहेगी।
समझे ना। ये कोचिंग वालों को बहकावे में बिल्कुल मत आइए। जो ये कह रहे बेटा इस साल नहीं, अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं, अगले साल हो जाएगा, अगले साल, इस बार नहीं, अगले साल, कुछ नहीं होने वाला। होना रहता है, जिसका भी हो रहा है उसका दूसरे से तीसरा अटेम्प्ट में हो चुका है, और जिसका नहीं हुआ है वो 8-8, 10-10 साल से लगा हुआ है कि होगा होगा होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको तैयारी नहीं छोड़ना है। साथ में क्या बोल रहा हूँ, जिसके पास समय है, जिसके पास अच्छा नॉलेज है, वो यूपीएससी के साइड जाए, और जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, साइंस बैकग्राउंड के, वो आधा से 1 घंटा मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में दीजिए। और जो आर्ट्स वाले हैं वो यूपीएससी लेवल की तैयारी करिए, और साथ में पीएससी के जो सब्जेक्ट है वो लेके चलिए। और मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, और आप 10 लोग से और पूछ लेना जो तैयारी कर चुके हैं, 1-2 साल, जिनको 2-3 साल हो चुके हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि आपको स्पेशल अलग से कोचिंग जाके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। पीएससी पूरे रट्टू तोता का मैं आपको गिनती से 10 किताब बता दूंगा, हर यूनिट की केवल 1 किताब, वो आपको केवल पढ़ना है। और आपको फ्री वीडियो की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर यूनिट के फ्री लेक्चर बनाया है, वो भी 1 नंबर, समझे ना। तो आपको मैं वो फ्री वीडियो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वो पढ़िए, किताब पढ़िए, और टेस्ट सीरीज मार्केट से खरीद के लिए आइए। कई टेस्ट सीरीज लगाने की आवश्यकता नहीं है, और टेस्ट सीरीज मार्केट खरीद के लिए आइए और वो लगाइए आप। और ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 से 3 कोचिंगों की टेस्ट सीरीज ले आइए, फोटो कॉपी ले आइए। मैं आपको वही बता दूंगा कि क्या कहते हैं फोटो कॉपी के साथ कहाँ कहाँ मिलती है। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, और खासकर इंदौर तो कतई जाने की आवश्यकता नहीं है, समझे ना। वहाँ केवल आपको मूर्ख बनाया जाएगा, पैसों से भी और समय से भी, समझे। अगर कोचिंग वालों को इतना ही आपकी फिक्र है तो वो क्यों नहीं आपके साथ आ रहे हैं। जब 110 पद आए हैं, 110 पद में से 50 से 60 पद वो लेके जाने वाले हैं जो पहले से सिलेक्टेड है 19-20 से, समझे ना। और आपको ये भरोसा नहीं है तो आप उनसे पूछिए जो 3-4 साल से इस फील्ड में लगे हुए हैं, जो प्रॉपर कोचिंग कर रहे हैं, या फिर जो इंदौर में रह रहे हैं, उनसे पूछिए। तो 50 से 60 पद तो वो लेके जाने वाले, बचे 40 से 50 पद। और उसको आप कैटेगराइज वाइज बांटेंगे तो 1-1, 2-2 पद मिलेगा। वो भी कौन होगा, कोई किस्मत वाला होगा जिसको पहले से पूरा गाइडेंस मिल रहा होगा, उसका हो जाएगा, और 2-4 किस्मत वाले रहेंगे, समझ रहे ना। और उसमें अगर धांधली हो गई तो फिर 0 बटा सन्नाटा, आपके हाथ में क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू, समझ रहे ना आप बात को। तो इसलिए आप पहली बात तो कोई भी आपको कोचिंग नहीं लगानी है किसी भी चीज़ के लिए। मेंस के मैं पूरे नोट्स बता दूंगा आपको, ये मेंस के नोट्स है, आप लेके आइए, पढ़िए। क्योंकि एमपीपीएससी का आप पहले सिलेबस देखिए और पुराने क्वेश्चन लीजिए। कोई भी सिलेबस और कोई भी क्वेश्चन 10वीं लेवल के ऊपर का नहीं है, समझे ना। 10th लेवल के ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं है। 11, 12 के 2-4 क्वेश्चन आते हैं, उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं आपको यूट्यूब की वीडियो की फ्री लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। सबकी, साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की, जिसकी भी चाहिए आपको, ठीक है ना। हिस्ट्री की, एक से बढ़कर एक टीचर डले हुए हैं 11, 12 के। जो भी 11, 12 के मटेरियल है, जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं, उसके पीछे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो एक से एक 11, 12 के टीचर डले हुए हैं, इग्नू के एक से एक टीचर डले हुए हैं, उनके फ्री वीडियो है, और उनसे अच्छा ये कभी नहीं पढ़ा सकते। जो स्कूल के हमारे टीचर पढ़ाते हैं उनसे अच्छे डिटेल में नहीं पढ़ा सकते। ये क्या है, पढ़ाते कम है, कहानियां ज्यादा सुनाते हैं, ज्यादा मोटिवेशन करते हैं। भाई मोटिवेशन सिर्फ टीवियों में और पिक्चरों में अच्छा लगता है, हकीकत में आप 4-4, 5-5 साल जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो बच्चों की। पूरे कोचिंग वाले, समझे ना, मैं कोई कोचिंग वाले का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको ही पता है कि ग्वालियर में और इंदौर में, जबलपुर और भोपाल में 5-6 कोचिंग है जो बड़ी बड़ी है, ठीक है ना। और जो हर साल क्या बोलती है कि पेपर हमारी किताब से पढ़ा, उसकी किताब से पढ़ा। अरे भाई तुम सबने टीपू सुल्तान हो, हाँ। एनसीईआरटी और एमपी की बुक उठा लो, उसी से तुम सब कॉपी पेस्ट कर रहे हो। और ज्यादा विद्वान हो जाते हो तो इग्नू के, और क्या कहते हैं, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के जो नेट सेट के पेपर होते हैं उनके कॉपी पेस्ट करके छाप दे रहे हो तुम, हाँ। तुम ये बताओ, तो 1-1 साल की फीस ले रहे हो, हाँ। 50,000 से 1 लाख रुपए तक की फीस है। 1-1, 2-2 साल तुम पढ़ा रहे हो, टेस्ट सीरीज करवा रहे हो, हर संडे लिखवा रहे हो बच्चों को, उसके बाद भी बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे। तुम इतनी मेहनत करा रहे हो और इतना बोल बचन कर रहे हो, तो तुम्हारे धरातल में तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो नहीं, ये आप एग्जाम हो जान दीजिए, फिर उसके बाद मैं अपने साइड से, मैं प्री मेंस सब दिया हूँ, मेरे पास सब चीज़ का नॉलेज है, मैंने 4-5 डिग्री भी कर ली है, और मैं अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास सब टाइप का कॉन्टैक्ट है, नेता से लेके वकील तो मैं खुद ही हूँ, ठीक है ना। नेता से लेके सब टाइप के, मीडिया से, टीचर से लेके सब टाइप के कॉन्टैक्ट है मेरे पास। लेकिन क्या है, मैं भी ये सोचा था, मैं
खुद एक पर्सनल जॉब करता था और फिर उसके बाद मेरा खुद का बिजनेस था। लेकिन मैंने भी यही सोचा था कि यूपीएससी नहीं निकाल पाए तो पीएससी अपन एक बार में निकाल के यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन पीएससी का जो माहौल है और जिस टाइप के बच्चे हैं उस टाइप और जिस टाइप का ये कोचिंग वालों ने माहौल फैला के रखा ना, ये भंवर कुआ के जाल में ऐसा उन्होंने कुआ बना के रखा है सब कोचिंग वालों ने कि कोई इससे निकल नहीं पा रहा है। सबके पास जाओगे तो बोले तुम्हारे ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है। अरे भाई जिसकी निकल गई है ना, मैंने टॉप 10 की बता रहा हूँ, टॉप 10 की आप कॉपी देख लेना और उनके कंटेंट देख लेना तो आपको खुद भरोसा हो जाएगा इससे अच्छा तो मैं लिख लूंगा, तो मेरा क्यों नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, तो आप किसी के बहकावे में नहीं आइए। कुछ बार इसमें किस्मत भी साथ देती है कि आपकी अगर किस्मत सही रहती है तो फ्री में 2-4 तुक्के भी चलते हैं। जो ये अभी मार्केट में नंबर चल रहे ना कि मेरे 80, 85, 70, 75, अभी ये आयोग अपनी आंसर की जारी करेगा। अभी तो सब हिल गए, अभी दोबारा जब वो फाइनल आंसर की जारी करेगा तो ऊपर नीचे सब हिल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। और कोचिंग वालों ने क्या किया, मेंस की टेस्ट सीरीज चालू कर दी है, मेंस की कोर्स चालू कर दी। 1-2 जुलाई से सबके कोर्स चालू हो गए मेंस के, और 1-2 जुलाई से उनके टेस्ट सीरीज चालू हो गई है मेंस की, है ना। जिनके 75 नंबर भी आ रहे हैं बोले टेस्ट सीरीज करो, जिसके 85 आ रहे हैं वो भी टेस्ट सीरीज करो। पहली बात तो 110 पोस्ट है, जिसके 85 आ रहे हैं वो कोई टेस्ट सीरीज नहीं जाता है, उसको पहले से सब पता है कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है ना, वो घर बैठ के भी लिख लेगा ना तो हो जाएगा। और बहुत सारे इसमें जॉब वाले लोग रहेंगे जो पहले से मेंस निकाल चुके हैं, जो पहले से सिलेक्टेड है, तो वो कहीं से भी कर सकते हैं कोचिंग। ठीक है ना, और साथ में कुछ ऐसे भी है जो वनडे एग्जाम वाले हैं, उनको मेंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो आपको पहले अपना एक पूरा फुल टू प्लान बनाना पड़ेगा कि मेरे को 1-2 साल में क्या करना है, क्या अचीव करना है, नहीं करना है। मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब 3 से 4 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे ना तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि अब मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो दूसरे, ठीक है ना, तो आप ये हड़ताल और ये इस सब धरने वरने में पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो सीधा सीधा उपाय बताया है वैसे काम होगा। इंदौर में 3-4 साल से देख रहा हूँ, इकट्ठा होती है भीड़, धरना देती है, आयोग के सामने बैठ जाती है या तो डीडी गार्डन में बैठ जाती है, मीडियाबाजी करती है, 2-4 लोग वहां नेता बन गए और काम खत्म। आगे की प्रोसेस क्या हुई, और एक वकील इनके एक से एक मार चुती है वकील, जिनको कुछ भी बोलते नहीं आता है। हाँ, और ऐसे ऐसे वकील सिलेक्ट क्यों करते हैं और इतनी डेट पे डेट क्यों लिए जाते हैं। हाँ, आप सीधे हाई कोर्ट में मुद्दा लगाइए, समझे ना। कोई भी चीज़ का सोल्यूशन होगा तो भोपाल और जबलपुर से होगा। मैं बार बार ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, विनती भी कर रहा हूँ कि कोई भी अगर चीज़ होगी पीएससी की या कोई भी विभाग के डिपार्टमेंट की, वो वल्लभ भवन प्रशासनिक विभाग से होके जाएगी, मुख्यमंत्री आवास से होके जाएगी, विपक्ष के विधानसभा से होते जाएगी, और जब आपका केस फंसेगा तो जबलपुर हाईकोर्ट में जाएगा वो, समझे ना। आयोग के सामने आप धरना देंगे, आप पहले ये खुद सोचिए, तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, आप कल इकट्ठा होगा धरने के लिए, आपने ज्ञापन दे दिया, बोले पदों में वृद्धि करो। पदों में वृद्धि करना पीएससी के अधिकार क्षेत्र में है नहीं है, समझे ना। उसको विभाग से लेटर आएगा, उसको जैसे परमिशन मिलेगी वो तो ऐड कर देगा। आप 13% होल्ड रिजल्ट घोषित करो। पीएससी क्या करेगा उसमें। आप मैंने आरटीआई दायर करी, उसका जवाब का दे दिया कि 13% होल्ड रिजल्ट है, वो पीएससी के दायरे में नहीं है, वो सरकार के दायरे में कोर्ट केस चल रहा है। जब तक कोर्ट वहाँ से ऑर्डर नहीं देगी तब तक पीएससी कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, बस मेन से कॉपी एक ऐसा है कि वो अपना अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि पीएससी का काम ही ये पेपर कंडक्ट करवाना और उसका रिजल्ट घोषित करना, साथ में मेंस की कॉपी शो करना। तो आप ये मुद्दे को लेके आगे बढ़ सकते हो। बाकी पदों में वृद्धि करना, 13% होल्ड रिजल्ट, नेगेटिव मार्किंग, ये अपन उनको एक ज्ञापन दे सकते हैं कि सर इस पे आप विचार करिए, सब स्टूडेंट बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग 2-3 मार्क्स से रह जाते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी तो उससे क्या होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, वनडे एग्जाम वाले भी और जो घूमते फिरते भी आ रहे हैं तुक्के लगा दे रहे हैं। इस बार तो जिसने बी मार दी उसकी किस्मत चमक गई है, 35 से 36 बी को ऑप्शन है। ठीक है ना, तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी तो अपन को क्या करना है, एक साथ सब जगह पे चोट करना है। ठीक है ना, अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री सब ही नहीं पढ़ी, हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो 1857 की क्रांति तो पढ़ी होगी ना। 1857 की क्रांति, कुछ बोलते स्वतंत्रता आंदोलन था, कुछ बोलते कि नहीं था। तो भाई आप ये सोचिए वहां पर सब इकट्ठा क्यों हुए, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए थे, समझे ना। सबको अपना अपना राजपाट बचाना था। तो हम सब एमपी के युवाओं को भी एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। कुछ को पदों में वृद्धि चाहिए, किसी को 13% होल्ड रिजल्ट पे चाहिए, किसी को ज्वाइनिंग चाहिए, किसी को जल्द से जल्द इंटरव्यू की डेट चाहिए, किसी को चाहिए कि पारदर्शिता से एग्जाम कंडक्ट हो, किसी को कॉपी देखना है, किसी को चाहिए कि पुलिस की वैकेंसी आए, कोई बोलता है टीचरों को ज्वाइनिंग मिले।
संविदा वालों को परमानेंट किया जाए, वेतन बढ़ाया जाए। सब चीज़ का एक मुद्दा जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ये चीज़ आग्रह करने से नहीं होगी, क्योंकि भाई ये मानते वीर सावरकर को, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, इनके जो आइडियल है वो ये है, तो अपन भी इसी टाइप से करेंगे ना। हाँ, हम जब वो गांधी जी को मानते ही नहीं है, उन पे अहिंसा के पे रास्ते पे चलते ही नहीं है, तो हमें भी उनके टाइप से आरवाना पड़ेगा। भाई हम भी आरएसएस वाले हैं ना, तो आरएसएस वाले तो हम भी आरएसएस वाले, हमें भी पता है, ठीक है ना। तो मैंने इसकी पूरी प्लानिंग भी बताई थी आपको कि कैसे कैसे प्लानिंग करना है, क्या नहीं करना है, समझे ना। चारों जगह इकट्ठे से कम 8 से 10 दिन तक कंटिन्यू अपन को सब काम करना पड़ेंगे, ज्ञापन भी देना पड़ेंगे, हड़ताल भी करना पड़ेंगे, मीडिया को भी देना पड़ेगा, विपक्ष को भी देना पड़ेगा, नेताओं को भी देना पड़ेगा, कोचिंग संस्थानों को भी साथ आना पड़ेगा, सारे स्टूडेंटों को साथ आना पड़ेगा, जितने भी यूट्यूबर है उनको भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। एक से कुछ भी नहीं होने वाला। और कम से कम जब तक ये हल्ला 1 महीने तक नहीं चलेगा तब तक इनके कानों में जू नहीं रेंगने वाली, समझ रहे ना। आपने बना दी सरकार, करते रहो जय श्री राम जय श्री राम, ठीक है ना। तो बात वही आ रही है कि भविष्य किसका बर्बाद हो रहा है, केवल और केवल युवा पीढ़ी का। हाँ, और ये बनने चले हैं विश्व गुरु, और यहाँ पर बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। आज कह रहे हैं कि बेरोजगारी कम हो गई है, कहाँ कम हो गई है, क्या कम हो गई है, कोई आवाज़ उठाने को तैयार ही नहीं है। और मीडिया को भी देखो तो मीडिया भी फालतू की बातें करती रहती है इधर उधर की। हाँ, आप ये सोचिए थोड़ा सा कि 1857 क्रांति सफल क्यों नहीं हुई, समझ रहे ना। जब आप अपने अपने हितों की लड़ाई करोगे तो आपकी कोई भी क्रांति सफल नहीं होगी। आप ये देखिए कि पंजाब वाले जब हड़ताल करते हैं, पंजाब के किसान, हरियाणा पंजाब के, तो पूरे भारत को छोड़ो विदेश तक हिला देते हैं। तो आपको वो प्लानिंग करनी पड़ेगी, समझे ना। ऐसे जाके इकट्ठा होकर बैठ जाने से कुछ नहीं होता है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि 8-10 दिन तक हमें कोई हिला ना सके। आपको पूरी कानूनी परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर हड़ताल करेंगे। पूरे जितने भी महानगर है, ठीक है ना, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सब छात्रों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वहाँ हर स्टेट में, हर जिले में एक से एक नेता डले हुए हैं, ठीक है ना। और विपक्ष को साथ आए बिना अपना काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। अपने भी 4 पिलर है, अपने भी इस आंदोलन को सफल करने के 4 पिलर है। एक है स्टूडेंट, दूसरे है कोचिंग संस्था, चौथा है मीडिया, और साथ में होना चाहिए मीडिया के साथ साथ क्या, विपक्ष के नेता। जब तक नेता लोग नहीं आएंगे, इस आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे, ये आवाज़ ऊपर तक नहीं जाएगी, समझे ना। और मीडिया भी तभी कवरेज करता है जब उसको लगे कि हाँ कुछ लंबा आंदोलन होने वाला है। अन्ना हजारे जी का आंदोलन भी सफल हुआ था, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको अभी बताऊंगा ना, तो मैंने पूरे आंदोलन करे, कैसे कैसे करे, नहीं करे, ठीक है ना। भोपाल में जो आंदोलन हुआ था उसमें मैं कोर टीम में था। उनके पास प्रॉपर एक प्लानिंग थी कि अगर अपन ये करेंगे तो 2 दिन बाद क्या होगा। आप समीक्षा करते कि भाई आज अपन ने किया, तो रात को बैठ के उसकी समीक्षा की जाती है कि अब अपन को अगला पड़ाव क्या करना है। यहाँ बस बैठे बच्चे खड़े हो गए, चलो डीडी गार्डन, चलो आयोग बैठो, भोपाल चलो, शिक्षा विभाग के सामने आंदोलन करेंगे, सीएम हाउस चलो, नेहरू पार्क चलो, वहाँ डंडे खाएंगे, और गाड़ियों में वो उनको रात ही भर छोड़ के आ गए। NUI वाले बोले हम करेंगे हम करेंगे, और 1-2 और चल रहे। भाई आप लॉन्ग टर्म गांधी जी को आप पढ़ रहे हो, तो गांधी जी ने आंदोलन कैसे किया था। हाँ, पहले आप करो, फिर विश्राम करो, फिर उसके बाद समीक्षा तो करो कि आज 1-2 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब तक आप कोई चीज़ की समीक्षा नहीं करोगे, कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ कमी नहीं रह गई, आप उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं बच्चों से यही आग्रह कर रहा हूँ कि इंदौर में आप जो कर रहे करिए, आप वहाँ ज्ञापन देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर पूरे MP के युवाओं को रोजगार चाहिए, या तो ये बोल दे कि हमारे पास रोजगार नहीं है, सब अपना अपना काम धंधा ढूंढ लो, तो बात ही खत्म हो जाती है। और नहीं तो अगर आपको एक सफल आंदोलन करना है तो आपको भोपाल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने अपने ज़िलों में जाइए, समझे, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उसके बाद जाया जाएगा। जबलपुर से मैं खुद ही हूँ, मेरे पास 1000 वकील है, एक से एक, जो सब काम कर देंगे। लेकिन मैं ये सब चीज़ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं क्या है कि पहले देख रहा था, मेरी तो खुली चुनौती है अभी भी इंदौर वाले को, जो भी है पूरे MP में खुली चुनौती है। आपके पास 15 दिन का टाइम है, आप कुछ करके दिखा दीजिए। अगर आप में इतनी ही दम है तो आप कुछ करके दिखा दीजिए। क्या करते हो मैं भी देख लेता हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। पहले आप बच्चों को गुमराह करना छोड़िए, ठीक है ना। बच्चों से यही विनती करता हूँ कि पहले आप चीज़ों को समझिए,
कि हम अगर कहीं इकट्ठा हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा? अरस्तु पढ़ते हैं, अरस्तु कह रहा प्रश्नोत्तरी में काम करो, तो आप सवाल पूछिए ना उनसे कि सर हम इकट्ठा हो रहे हैं, धरना करेंगे, ज्ञापन देंगे, उसके बाद क्या होगा? हाँ, बोले कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा? अपन वकील लगाएंगे, कोर्ट केस जाएंगे। वकील हमने देख लिया एक से, वकील ने क्या किया, पटवारी वाला वकील तो भगा ही गया। हाँ, और वो एक और वकील लगाया था पीएससी वाले रामेश्वर ठाकुर, उनका तो आते ही पता नहीं, उनसे तो बोलते ही नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे तो वकील लगा रहे हैं। हाँ, आप ऐसे कैसे आंदोलन कर रहे हो कि आपकी आवाज़ एमपी के युवा नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ, और यूपी बिहार के आंदोलन ऐसे होते हैं कि पूरा देश हिला देते हो। तो क्यों? उनके पीछे उनके इंस्टीट्यूट खड़े रहते हैं, टीचर खड़े रहते हैं, समझे ना। साथ में वहाँ के युवा जो नेता रहते हैं वो इस आंदोलन को तूफान में बदल देते हैं, समझे ना। तो अब शांति से आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। जैसे अभी मानसून चल रहा है ना, नॉन स्टॉप बारिश करनी पड़ेगी आपको सब चीज़ की, समझे ना। कोई भी नेता तब तक आपके साथ नहीं आएगा जब तक को उनको भीड़ नहीं दिखेगी, और जब तक आप ये प्रण लेके नहीं आएंगे कि मैं 10 से 15 दिन पूरा, आप पूरी अपनी लाइफ का जो 3-4 साल बर्बाद किए हो उसमें से आप 4 से 5 दिन और बर्बाद करो, और 4 से 5 दिन कंटिन्यू लगे रहो कि कुछ भी हो जाए मेरे को ये चीज़ कंफर्म करके जाना है कि भैया कि आप वैकेंसी दोगे कि नहीं दोगे, कॉपी दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, 13% होल्ड रिजल्ट आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बदली करोगे कि नहीं करोगे, ज्वाइनिंग दोगे कि नहीं दोगे। 5-6 दिन कंटिन्यू नॉन स्टॉप अपन को यही करना है, और उतने में अपन को समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और जब ये 5 से 6 दिन तक कंटिन्यू नेता लोग देखेंगे, विपक्ष देखेंगे, मीडिया देखेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट देखेंगे, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ नहीं, अब बच्चे पागल हो चुके हैं, बोरा गए, अब क्या है, पारा ऊपर जा चुका है, समझे। ऐसे बैठ के एक दूसरे को ताकने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने पहले ही बोला था कि अपनी ताकत पे भरोसा रखो, दूसरों की ताकत में भरोसा रखोगे तो ठोकर ही खाओगे, समझे ना। मैंने अकेले मुहिम चालू करी है, 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं, 1.5 महीना हो चुका है मेरे को, ठीक है ना। मेरे को पता भी नहीं था कि इतने लोग जोड़ेंगे और इतने लोग मेरे को देखेंगे, ठीक है ना। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा हूँ, और मैं तो तब तक ये चीज़ करूँगा जब तक मेरे को कंफर्म नहीं हो जाएगी भैया आप मेरा ये साल तो बर्बाद नहीं करने वाले हो। अगर मेरे को ऐसा लगा कि इस साल भी कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो जयराम जी भैया अपना बिजनेस करता था वापस वही स्टार्ट कर दूंगा, ख़त्म कहानी, ठीक है ना। तो और आप सबको यही बोलूँगा कि आप पहले कोई भी तैयारी करने से पहले डिसाइड कर लीजिए, खासकर पीएससी में, कि 1-2 साल बाद इसका सिनेरियो क्या होने वाला है, समझे। मैं भी जब आया था तो मैं भी यही सोचा था कि 1 साल में इसको फाड़ के चले जाऊँगा, और मैं ही फूट फाड़ गया, समझे ना। तो साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि आप यूपीएससी करिए, और जो मैथ्स रीजनिंग वाले हैं, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश वाले, वो साथ में ये मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश करिए, ठीक है ना। और 1 से 2 साल के समय साथ में लेके चलिए। और अगर आपको आंदोलन करना है तो मैंने पूरी स्ट्रेटजी आपको बता दी है, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। कौन मीडिया को संभालेगा, कौन विपक्ष से बात करेगा, कौन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से बात करेगा, कौन इंस्टीट्यूट को इकट्ठा करेगा, कौन कानूनी कार्रवाई करेगा। क्योंकि आप कहीं भी धरना करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन सबको मिलती है, समझे ना। यहाँ भोपाल में 1 से 1 आंदोलन हुए हैं, उसमें भी मैं गया हूँ। तो आप परमिशन पहले से लीजिए, 1 हफ्ते पहले से सब चीज़ की परमिशन मिलती है। और प्रॉपर आप ज्ञापन तैयार करिए कि कैसे आपको ज्ञापन तैयार करना है, कौन से नेताओं से मिलना है। मैंने विपक्ष के नेताओं से भी बात कर ली थी, सबसे बात कर ली थी, लेकिन कोई नहीं आया था। मैंने भोपाल में बच्चों को इकट्ठा करने के लिए बुलाया था, तो कोई नहीं बताया था। मेरे सामान्य प्रसारण विभाग के अधिकारी से ही बात हो चुकी थी, उन्होंने बताया था कि बेटा ऐसे ऐसे करो, ऐसे कर लेंगे तो ही काम होगा, नहीं तो चिल्लाते रहो, बोले कुछ नहीं होगा। अब आयोग के पास जाओगे, आयोग बोल देगा कि क्या कहते तो सब कोर्ट केस चल रहा है और बाकी सरकार का काम है, ठीक है। आपका ज्ञापन ले लेगा, बोले जाओ 2 महीने, फिर ऐसे ताली बजाओ, बस ख़त्म कहानी। और ऐसे ऐसे 2 साल तक और ताली बजाओ, और फिर 2 साल बाद बोलो ऐसे ऐसे करो, ये हालत हो जाएगी 3-4 साल बाद। इसलिए कि आप पहली चीज़ तो मैं स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि वो जागरूक हो कि कब क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, समझे ना, कि क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। और रही बात पढ़ाई की, तो मैं तो बता दे रहा हूँ, कोई भी कोचिंग जाना सब फालतू बना है। कोई कोचिंग करने का कोई मतलब नहीं है, आपको बस एक मेंटर की आवश्यकता है। आपके आसपास कोई मिल जाएगा जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, और कोई नहीं बन रहा तो यूट्यूब में 1 से 1 बने हुए जो आपको पूरी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, शून्य से लेके, समझे ना, पूरी तक, कि आपको कैसे सफल होना है। और सबने 10वीं 12वीं सभी पास हुए हैं, ग्रेजुएशन सभी ने किया है, तभी जाके आप सब दे रहे हैं। तो किताबें पढ़ना है, रटना है, समझ में नहीं आए तो यूट्यूब की लिंक मैं आपको सब फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा,
10 किताब भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी पढ़नी है। और मैं बता रहा हूँ 70 से 75 ही क्वेश्चन आप कितना ही पढ़ लो इतनी सही होगी। उसके बाद लगता है तुक्का, जिसका तुक्का बैठ गया उसके 80 नंबर आ गए, ठीक है ना। और 70 नंबर का आपको जो मैं 10 किताब बनाऊंगा वो 10 किताब से 70 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा चल रहा है, उस टाइम पे आप कितने कूल है, आपके तुक्के कितने सही बैठ रहे हैं, ठीक है ना। और रही बात मेंस की, मेंस के मैं पूरे नोट्स बता दूंगा, समझे ना। मैंने यूपीएससी की तैयारी करी है, सब वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इग्नू से भी मैंने कोर्सेज किए हैं, सब पता है, नेट सेट भी दिया हूँ मैंने, मेरे को सब पता है कि कैसे क्या आ रहा है, 10वीं 12वीं एनसीईआरटी सब मैं बता दिया हूँ, सबकी कॉपी पेस्ट है। बस ये क्या कर रहा है, सब जगह का इकट्ठा करके कट पेस्ट करके एक नोट्स बना दे रहे हैं। इनके पीछे जाने की जरूरत नहीं, कोई समझने की जरूरत नहीं है। समझना है मैं यूट्यूब की लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ लेक्चर डले फ्री, 1 से बढ़कर 1। अब उनको समझिए डिटेल में, जो सब्जेक्ट का टीचर है, जो प्रोफेसर लोग हैं, उनसे आप समझिए, इनसे क्या समझ रहे हैं, इनको तो खुद ही कुछ नहीं आ रहा है। बाबा आदम के ज़माने में तो पीएससी दे के रखेंगे, हाँ, और वो पढ़ा रहे, अब कुछ नहीं हुआ तो अब पढ़ा रहे, हाँ, और बकेट ही काट रहे हैं इंदौर में, कुछ नहीं कर रहे। और समझ रहे ना, इतना ही था तो भाई तुम निकाल लेते, हाँ, समझे ना, तुम निकाल लेते, कर लेते काम, ठीक है ना। तो मैं ये चीज़ भी चालू करने वाला हूँ, अभी ये 10-15 दिन में और देख लेता हूँ कि कौन क्या कर सकता है। मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से ही आंदोलन सफल होगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग को हुल्ले फुल्ले हुल्ले हुल्ले करना है तो करो आप, समझे ना। उसके बाद ये रिजल्ट आ जाने दीजिए, मैं आपको मेंस का सब बता दूंगा। और 2025 वाले जो बच्चे हैं, आप किसी के बहकावे में नहीं आइए, आप घर में बैठ के पढ़िए, मैं आपको सब यूट्यूब की लिंक फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा। 10 किताब बताऊंगा, गिनती की 10 किताब, वो 10 किताब आपको बस पढ़ना है। बस 10वीं 12वीं सब पास हो ना, बस किताब पढ़ते आ जाएगी। जब बोर हो जाओगे यूट्यूब की वीडियो सुनना, तो आपकी थोड़ी सी समझ विकसित हो जाएगी। मेंस की मैं पूरी किताब नोट्स बता दूंगा, फोटोकॉपी की 1000 दुकान है वो बता दूंगा, वहाँ से आपको नोट्स ले आना है। और कोई टेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं पढ़ना है, घर में लाओ, घर में बैठ के टेस्ट सीरीज दो, कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है ना। और रही बात इंटरव्यू की, जैसे ही आपका मेंस निकलेगा ना, इंटरव्यू फ्री में करवाते हैं कंडक्ट, ठीक है ना। इंटरव्यू की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा स्टूडेंट से एक ही आग्रह है कि जब तक ये कोचिंग वाले आपके साथ खड़े नहीं हो, आपको इनका बायकॉट करना है कि सर ना हम प्री पढ़ेंगे, ना हम मेंस पढ़ेंगे, ना हमको आपको पैसे देंगे, समझे ना। सब चीज़ फ्री अवेलेबल है और किताब पढ़ना है। नोट्स मिल रहे हैं फोटोकॉपी वाली की दुकान में, किताब मैं बता दूंगा आपको, लिंक आप खुद से अगर ढूंढेंगे ना सर्च करके, 1000 लिंक मिल जाएगी यूट्यूब में, एक से एक पढ़ने हैं। उसको 2 घंटा देखे, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो अगली लिंक देखे, ठीक है ना। तो आप सबको क्या करना है, कोचिंग वाले को बायकॉट करना है, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाले स्टूडेंट के साथ खड़ा नहीं है। यूपी बिहार में सारे स्टूडेंट के साथ कोचिंग वाले इकट्ठा खड़े हो जाते हैं, वो खुद मीडिया पे जाते हैं, खुद मीडिया में भाषणबाजी करते हैं, मीडिया भी उनके साथ रहता है, विपक्ष युवा नेता भी रहते हैं। किसी को कोई वोट देने की आवश्यकता नहीं है, युवा नेताओं से ये पूछना है कि रोजगार कहाँ गया और आपका मुद्दा क्या। विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना, समझे ना। और बेरोजगारी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मुद्दा है, ठीक है ना। तो आपको जो मैं बताया हूँ आपको बस उतना ही करना है। और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे को मैसेज करिए, और किसी के बहकावे मत आइए। जो ये मोटिवेशन कर रहे हैं ना, मोटिवेट कर रहे हैं, इस साल नहीं अगले साल नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, भाई जिसका हो जाता है ना उसका हो जाएगा, जिसका नहीं हो रहा है ये उन्हीं का चुतिया काट रहे हैं, समझ रहे नहीं। तो जिसका होना रहेगा ना वो पहले से अपने में प्रिपेयर है, और वो 8 से 10% रेस है, बाकी 90% को ये वही गोल गोल घुमा रहे 4-5 साल कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं कर रहे, इधर जा रहे हैं उधर कोचिंग, इधर लिखेंगे ये सर से मिलेंगे वो सर में, बस ऐसे गोल गोल करके। इसलिए उसका नाम रख दिया भंवर कुआं। वहाँ जो जाता है वहाँ ऐसे भंवर कुआं में जाल में फंस जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब वीडियो देखिए और इस पर आत्मचिंतन